नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात महिलाओं की। राजस्थान में अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों के द्वारा सरकारी नौकरियों में आवेदन करने पर उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे आवेदकों का रिकॉर्ड आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को शेयर किया जाएगा। और इस पर क्या है ये पूरा आदेश, इसको समझते हैं। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षा, ये अपने आप में अहम तो लग रहा है, लेकिन ये कौन आवेदक होंगे जो सरकारी नौकरी ऐसे पाना चाहेंगे, और ये क्या मायने हैं इसके कि अगर अपराध हो महिलाओं के खिलाफ इन पर दर्ज तो नौकरी नहीं मिलेगी? जरा समझाइए हमें। देखिए, आप जानते हैं कि हाल ही में राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने बताया था कि वो बहुत चिंतित है इस बात से, और उन्होंने एक कार्यक्रम में ये भी कहा था जब मीडिया से वो बात कर रहे थे कि जो ये इस तरह के लोग हैं जो आए दिन लड़कियों को परेशान करते हैं या उनको कुछ किसी तरह से उन्हें ये चीज़ें आने जाने के टाइम उनको तंग करते हैं, तो उनमें आप जानते हैं कि ईव टीजिंग के खिलाफ एक लॉ है। तो इसलिए इस लॉ में फिर जो मुख्यमंत्री है, अगर इनका इस तरह से अगर किसी ने कंप्लेंट करी और उनका नाम उसमें दर्ज हुआ, तो उसमें क्या होगा कि फिर इस लॉ में ये जो नाम है ये राजस्थान जो कर्मचारी बोर्ड है उसके साथ शेयर होगा। तो अगर इस आदमी ने सरकारी नौकरी पास करके अगर वो आवेदन करके और कहीं आता है, अगर फॉर्म भरता है, तो उसी लेवल पे उसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे अगर कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उसके पीछे पूछा जाता है कि भाई आपका कोई क्रिमिनल पास तो नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सब पूछा जाता है। वैसे ही अगर ईव टीजिंग का आपका किसी भी तरह का रिकॉर्ड है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल हर्षा, ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि हम जानते हैं महिलाओं के प्रति अपराध में तमाम राज्यों की फहरिस्त आती है। हाल ही में मैं आपको सुन रही थी, आपने भी बताया था, जिक्र किया था किस तरह से महिलाओं पे जो अपराध है उस मामले में किस तरह से राजस्थान आगे है, क्योंकि हम जानते हैं चुनाव भी करीब हैं। ऐसे में जो कुछ गलतियां हुई उसको शायद राज्य सरकार दुरुस्त करती हुई एक ये पहले या एक कोशिश है ये। जी देखिए, राजस्थान में जो अपराध हुए हैं उसको लेकर कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप चला है। बीजेपी ने राजस्थान पे अटैक किया है कि बहुत ज़्यादा जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैं वो हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से जो एनसीआरबी का डेटा है उसको निकाल के जो बताया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो मध्य प्रदेश है या यूपी है या असम है वहाँ पर भी काफ़ी क्राइम्स होते हैं महिलाओं के खिलाफ, और उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस है वो तत्परता से इस पर कार्रवाई करती है। चुनावी साल है, हमेशा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक इश्यू बना है राजस्थान में, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। तो ये जो मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट अशोक गहलोत का जो ऑर्डर है कि जो ईव टीजिंग कर रहे हैं उनको वो सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं करने देंगे, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिग्नल है कि महिलाओं के अपराधों के खिलाफ एक तो वो सख्त है और महिलाओं की सुरक्षा उनके लिए एक प्रायोरिटी है। ये वो राजनीतिक सिग्नल देना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि चुनाव में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। बिल्कुल, और अपने आप में अगर महिलाओं के प्रति अपराध को खत्म भी करना है या लगाम भी लगाना है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत बड़ा एक जरिया बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए हर्षा, जुड़ने के लिए और ये जो कदम वहाँ पर उठाया गया है उसके लिए। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और बात संसद में चल रहे अविश्वास प्रस्ताव की। वहाँ पर बहस जारी है। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि हम मणिपुर के हालात पर ध्यान खींचना चाहते हैं। सरकार से कड़े सवाल पूछे। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, ना बोले, वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया, जबकि गुजरात और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को बदला गया। कहा कि वहाँ डबल इंजन सरकार नाकाम रही। गौरव गोगोई के बाद बीजेपी के निशिकांत दुबे ने भी विपक्ष को घेरा और कहा कि सदन में राहुल गांधी क्यों नहीं बोले। उन्होंने राजनीतिक इतिहास के हवाले से विपक्ष का जो INDIA इंडिया है उस पर तीखे सवाल किए। नेताओं के बोलने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 10 अगस्त को अपनी बात सदन में शाम को रखेंगे और राहुल गांधी भी शायद उसी दिन दोपहर में अपनी बात सदन में रखने वाले हैं।
तो आइए सुन लेते हैं कुछ नेताओं ने क्या कहा इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। हम लोग दिया है जब देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया का बड़ी जो आर्थिक शक्ति जितने भी हैं, जो बड़े इकोनॉमीज है, उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी में इंडिया नंबर 1 है। तो ऐसा में कम से कम आप हमको पसंद ना करें, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट ना करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप पसंद ना करते होंगे, लेकिन जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। ये हमारे देश के लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों का जो गुमराह करने का तरीका है, उस बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। I'd like to quote the Mahatma Gandhi. It is unwise to be too sure of one's wisdom. When we are sitting here say अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते, अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से, and then you are going to judge us. भूल गए, आप तो थे नहीं तब, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब। 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। जहां सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। I want to say that I come from the land of Tagore, who said don't fear. আমি ভয় করব না, ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই, মরবো না। I shall not fear and I shall not die twice before dying actually. Sir, this government is government of the heartless. I have always believed that the Congress party is adept at snatching defeat from the jaws of victory. They are also very adept at cutting their nose to spite their face. And I say this advisedly. They know every time the Prime Minister has got up to speak on the floor of this House, I mean, they actually go through a shredding machine. So I cannot understand why they should cut their nose to spite their face, ask him to come to the House and put them through the shredder, as I have no doubt he will when he replies on Thursday. So this defies common sense, it defies logic, it defies political sense. बहरहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी को उनका घर भी वापस मिल गया है। 12 तुगलक लेन वाला जो उनका पुराना घर है वो उनको वापस मिल रहा है। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। आइए सुन लेते हैं क्या कहा राहुल ने। घर दोबारा मिल गया है सर, कितनी खुशी सर, कितनी खुशी सर, राहुल जी कितनी खुशी आपको सर, मणिपुर आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। उधर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आज प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियों का ऐलान किया और सांसदों के सामने आगे की तैयारी का जो प्लान है वो बताया। प्रधानमंत्री एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा है कि घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, वो एक हैं या नहीं इसका टेस्ट करना चाहते हैं। 9 अगस्त से बीजेपी चलाएगी अभियान जिसका नाम होगा करप्शन क्विट,
परिवारवाद क्विट इंडिया। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया। ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े। ये प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाने जा रही है, कई महीनों तक अभियान चलाएगी, ऐसा बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी है, प्रधानमंत्री ने कहा है। बोलेंगे उसको, जब उसको रिप्लाई देना है ठीक ढंग से रिप्लाई पूरा बोलेंगे। और बात अब मणिपुर की। मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बीते 3 महीनों की हिंसा के दौरान 6000 से ज्यादा मामलों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की दी है। स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई को 30 जुलाई के बीच 6523 एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन एफआईआर का ब्रेकअप मांगा था। इनमें से 72 मामले हत्या के हैं, सामूहिक बलात्कार के 3 मामले हैं, बलात्कार और हत्या का बस एक ही मामला है। 4 मामले महिलाओं से शीलभंग के हैं। 100 एफआईआर गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की है। आगजनी की 4454 शिकायतें हैं। 4148 मामले लूट के हैं। 4694 मामले घर और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हैं। सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की 584 शिकायतें दर्ज कराई हैं। 46 शिकायतें धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और उन्हें नुकसान पहुंचाए जाने की है। और देश की बात में बात करते हैं बहादुरी की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक परिवार को बचा लिया। इंदौर के करीब, हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इंदौर के करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर लोदिया झरना है, जहां अक्सर लोग घूमने पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन यहां से आया एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाड़ी अचानक झरने में गिरती हुई नजर आती है, जिसमें लोग सवार थे। चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं कि वो लोग तैरना नहीं जानते। तभी एक शख्स दिखता है जो अचानक कूद पड़ता है और पानी में इन्हें बचाने के लिए। बाद में पता चलता है कि ये सुमित मैथ्यू हैं, जिनकी बहादुरी ने एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया, पिता और बेटी को बचाया। सुमित के माँ पिता आपको बता दें केरल से हैं, लेकिन सुमित पले बड़े इंदौर के हैं और इंदौर के ही निवासी हैं। और हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं। सुमित मैथ्यू हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सुमित। आपने लोगों की जान बचाई है, वो बहादुरी कैमरे में भी कैद हो गई है। क्या हुआ था, हमारे दर्शकों को जरा घटना के बारे में बताइए। जी, एक्चुअली संडे इवनिंग की बात है। मैं और मेरे फ्रेंड्स वगैरह हम लोग इवनिंग में चिल करने के लिए वहाँ वाटरफॉल गए थे। लोदिया कुंड नाम है, लोदिया कुंड करके, लोदिया कुंड एंड वाटरफॉल्स करके। ये इंदौर से लगभग 50 to 60 किलोमीटर्स के अराउंडिंग में है। और वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे हम लोग गए थे तो फिर वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी पार्क करी हुई थी वाटरफॉल के ऊपर। हमने गाड़ी दूर पार्क करके हम लोग नीचे फॉल में उतर गए। वहाँ पे हम लोग चिल वगैरह करके हम लोग लगभग 6 बज गए थे। हम लोग वापस रिटर्न जाने ही वाले थे। तो उसी टाइम पे वाटरफॉल के ऊपर से हमको बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आई हमको, कि वो लोग, हमने देखा कि रेड कलर की कार वहां से लुढ़कते हुए आ रही थी, रोलिंग में थी वो। और उसमें उसके अंदर साइड वाले सीट में एक बच्ची भी बैठी हुई थी। और वो बच्ची को निकालने के लिए उनके फादर ट्राई कर रहे थे, बार बार डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उतनी देर में तो गाड़ी एकदम वाटरफॉल के एज पे आ गई थी और वो गाड़ी भी वाटरफॉल से अंदर गिर गई। और उसके अलावा वो जो उनके फादर थे वो भी वाटरफॉल में गिर गए थे। उसके बाद मैं वहीं खड़ा हुआ था, मेरे सामने ही वो गाड़ी गिरी, वो अंकल भी गिरे। अंकल पानी के अंदर एक बार गिरे, उसके बाद फिर ऊपर नहीं आ पा रहे थे वो, सांस नहीं मिल पा रहे थे हमको। वहां से उनकी वाइफ चिल्ला भी रही थी कि उनको स्विमिंग वगैरह नहीं आती है, ये सब बोल रहे थे। तो फिर मैंने कुछ सोचा नहीं, बैक टर्न हुआ और मैं पानी में जंप कर दिया था। सुमित, उस समय मन में क्या हुआ था, क्या लगा? क्योंकि जब वीडियो है उसमें आप 1 सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए पीछे देखते हैं फिर कूद जाते हैं। मन में क्या हुआ था उस समय? जी, जो मेरे साइड में खड़े थे, मेरा कलीग, मेरा फ्रेंड ही था साथ में जो खड़ा था।
वो लाइक जैसे ही मतलब वो गिरा, वहां से उनकी वाइफ की आवाज आई कि लाइक उनको स्विमिंग नहीं आती है। तो लाइक मैंने एक सेकंड सोचा जरूर कि लाइक कि उनको स्विमिंग भी नहीं आती है। जो इंसान जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो जब कोई बचाने जाता है तो उनको भी पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, पैनिक करता है। लेकिन फिर वो उनकी आवाज आ रही थी तो फिर मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, मैंने सोचा ठीक है ट्राई कर लेते करके जंप डायरेक्ट मतलब मैंने जंप कर लिया था पानी में। सुमित, लगता है आप अच्छे स्विमर होंगे तभी आपने इतना साहसी कदम आपने उठाया होगा। तो क्या आप उन लोगों को जानते थे, क्योंकि लोग ऐसे ही कदम उठाने से ऐसे मौकों पर डर जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं उन लोगों को तो नहीं जानता था, मैं कभी देखा भी नहीं उन लोगों को कभी। लाइक जब मैंने तो सिर्फ वहां खड़ा था तो उस टाइम मेरे को सिर्फ गाड़ी दिख रही थी और एक दो लोग पानी में गिरते हुए दिखे थे मुझे। लाइक उनको पर्सनली मैं इनको नहीं जानता और मुझे स्विमिंग भी लाइक इतनी ट्रेनिंग नहीं है स्विमिंग की लाइक कि मैं किसी को बचा पाऊँ। लाइक मुझे बेसिक स्विमिंग आती है, लेकिन उस टाइम पे लाइक वो लोग चिल्ला रहे थे। लाइक वो इंसान मतलब जो अंकल थे वो पानी के अंदर से ऊपर आ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने ट्राई करी, थोड़ी देर उन्हें हाथ पैर चलाया उसके ऊपर, तो मैंने फिर ज्यादा सोचा नहीं, मैंने सोचा एक ट्राई कर लेते। लाइक इतने ज्यादा सोचा नहीं और उस टाइम पे मैं खुद गया था पानी में। उस टाइम पे ऐसा कुछ थिंक करने का टाइम ही नहीं मिला था, कुछ सेकंड्स का टाइम था। लाइक मैं वहां खड़ा हूँ, गाड़ी आके गिर रही है, वो अंकल आके गिरे और लाइक और मैंने देखा और वहां से उन्होंने चिल्लाया कि उनको नहीं आती स्विमिंग, तो मैं डायरेक्ट जंप कर दिया था। लाइक ऐसे इतना टाइम नहीं था सोचने का कुछ। तो आपको अपनी फिक्र नहीं हुई उस समय, क्यों उठाया होगा ये कदम फिर? जी लाइक आप ऐसे पूछेंगे लाइक क्यों, कि उसका तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं। एज इट इज लाइक वो सडनली हो गया है। अपन लाइक मैं उनकी वाइफ ने आवाज लगा रही थी, उनकी स्विमिंग नहीं आ रहा था, कोई इंसान मेरे सामने लाइक मरने की तादाद पे था। तो लाइक मैंने ऐसा कुछ ज्यादा कुछ सोचा नहीं, लाइक सोचा एक ट्राई कर लेते, लाइक हो सके तो बचा लिया जाएगा। उस ऐसे मैं डायरेक्ट कूद गया था पानी में। ऐसा कुछ ज्यादा उस टाइम पे सोचने का मैं मतलब लिटरली मैं और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत शॉक्ड थे, क्योंकि हम लोग वहां से बस वाटरफॉल से बाहर जाने ही वाले थे। वैसे ही वो हमको गाड़ी दिखी आते हुए रोलिंग में, हम तो खुद जैसे शॉक में खड़े थे कि भाई क्या हो गया ये हमारे सामने। लाइक इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला। लाइक फ्रेंड सब लोग घबरा गए थे एकदम से। बिल्कुल, आपने इंसानियत के नाते आपने मदद की है और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है इसके लिए। और कैसा लगा उन लोगों को बचाने के बाद? बहुत लोग आपको फोन कर रहे होंगे अब तो। जी बिल्कुल, मुझे लाइक वहाँ वो फॉल से निकलने के बाद भी बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे, लाइक अप्रिशिएट वगैरह करा, हाथ मिलाया मुझसे। मुझे बहुत अच्छा लगा लाइक कि चलो ठीक है। मैंने भी उनको बोला लाइक हाँ मैंने भी ट्राई करा था, लाइक हो गया। मुझे भी अच्छा लगा कि लाइक एक इंसान की लाइफ सेव हो गई है। इतना ही था मेरे मन में, ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद भी अब काफी लाइक बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लाइक मीडिया से भी मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। न्यूज़पेपर वाले भी मेरे को कॉल्स कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं फोन लगा के कि आपने अच्छा काम करा, लाइक क्या इंसिडेंट हुआ, ये सब। वो 2 दिन से कंटिन्यूअस कॉल्स, मेरे फोन को बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। मुझे भी लाइक कंटिन्यूअस कॉल्स आए जा रहे हैं मेरे पास। बिल्कुल, आपने तो बहादुरी की एक मिसाल दिखाई है, कायम की है। लोगों को आप क्या संदेश देंगे जब किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए तो? जी मेरा ऐसे स्पेसिफिक कोई मेंशन नहीं, लाइक सेफ रहिए। लाइक जैसे कि वो गाड़ियां वगैरह वाटरफॉल के एकदम ऊपर लोगों ने पार्क कर रखी थी, वहां सब बिल्कुल सेफ नहीं है वहां पे गाड़ियां वगैरह लगाना। और कोई भी किसी सिचुएशन में आता तो ज्यादा ऐसा मतलब सोचना नहीं चाहिए कि एटलीस्ट एक यू शुड ट्राई वंस, कि हो सकता है कि हमारी वजह से किसी की जान बच जाए। जैसे शर्मा के आप पीछे हट के घबरा के खड़े रहोगे तो कोई सेंस नहीं बनता एटलीस्ट, नहीं तो बाद में ये चीज बाद में रिग्रेट होती है। अगर उस टाइम पे मैं जंप नहीं कर पाता या मैं पीछे हट जाता तो मेरे लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रह जाता है मेरे लाइफ में कि मैं कुछ कर सकता था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहादुरी की एक मिसाल कायम की सुमित मैथ्यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से लोगों को जब आप सैर सपाटे के लिए जाएं तो जिम्मेदारी से अपने वाहन को और अपना ध्यान ज़रूर रखें और मुश्किल में मदद ज़रूर करें लोगों की। बहरहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, और उसके बाद हम जो महंगा हुआ है टमाटर इतना ज़्यादा, उस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, देश की बात में अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राजभवन से जारी एक लेटर की जांच सीआईडी से कराने के आदेश दिए हैं। इस लेटर में कर्नाटक के कृषि मंत्री पर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 6 से 8 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। ये दूसरा लेटर है जिसकी जांच पुलिस को सौंप दी गई है।
ये खत राजभवन सचिवालय के लेटर हेड पर है। लिखा है कि कृषि मंत्री एन चेल्लुरायस्वामी 6 से 8 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। ये साफ नहीं है कि किस काम के लिए, और वो खत अब तक सामने नहीं आया है जिसके जरिए राजभवन में रिश्वतखोरी की शिकायत की गई। सिद्धरमैया सरकार के मंत्री चेल्लुरायस्वामी इस पत्र को फर्जी बता रहे हैं। ये गोत्तिल्ला, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जॉइंट डायरेक्टर ने इस लेटर के बारे में पड़ताल की है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा लगता है कि ये एक फेक लेटर है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग में ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है। इंक्वायरी माडलिಕ್ಕೆ इफ लेटर गोस टू गवर्नर इट कांट बी कॉल्ड एज फेक। जब कोई शिकायत राज्यपाल को करता है तो वो जानता है कि इस मामले की जांच होगी। ऐसे में ये कहना गलत है कि लेटर फर्जी है। ये आरोप सही है। इट इज नॉट ए फेक लेटर, इट इज ए ट्रू लेटर विच ऑफिसर्स रिटर्न टू गवर्नर। इससे पहले कांग्रेस के कुछ विधायकों के हस्ताक्षर के साथ एक कांग्रेस विधायक के लेटर हेड पर यह आरोप लगाए गए थे कि विकास फंड जारी करने के लिए बिचौलियों के जरिए जिला प्रभारी मंत्री कमीशन मांग रहे हैं। इस खत की भी जांच पुलिस कर रही है कि आखिर ये लेटर कहां से जारी हुआ। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर रिश्वतखोरी के आरोप बीजेपी सिद्धरमैया सरकार पर लगा रही है। ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದು ಫೇಕ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। मैंने पुलिस विभाग से कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। खुद चेल्लुरायस्वामी ने ये कहा है कि ये एक फेक लेटर है। यही नहीं, कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर ने भी कहा है कि उनके विभाग से ऐसा पत्र किसी ने नहीं लिखा है। मैंने पुलिस महकमे से इस पूरे मामले की जांच करवाने को कहा है ताकि इसके पीछे की सच्चाई सामने आ सके। सत्य ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार फिलहाल 2 मोर्चों पे लड़ रही है। पहला मोर्चा बीजेपी ने खोला है भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ, और दूसरा मोर्चा कांग्रेस के विधायकों ने इस आरोप के साथ कि उन्हें विकास फंड नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया लगातार अपनी ही पार्टी के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि उनका गुस्सा शांत किया जा सके। घर शांत हो तो फिर दूसरे मोर्चे को संभाला जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। 5 दिन तक हिंसा की आग में के बाद जारी तनाव के बाद नूह अब शांति की राह पर लौट रहा है। सुबह से इलाके में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है। दोनों पक्षों प्रशासन लगातार बातचीत से शांति और सद्भाव स्थापित करने में जुटे हैं। इस बीच आज से जिले में हरियाणा राज्य परिवहन डिपो की बस सेवा को बहाल किया गया है। साथ ही सभी इलाकों में एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए खोल दिए गए। बैंकों में वित्तीय लेन देन का समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया। गुरुग्राम के सभी इलाकों में धारा 144 को हटा लिया गया है। नूह के ब्रज मंडल हिंसा मामले में अब तक 57 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाँ जी, हमने सवारियों के लिए यहाँ से सुविधा गुड़गांव के लिए, जयपुर के लिए, अलवर के लिए, चंडीगढ़ के लिए सुविधा उपलब्ध कराई। अभी पूरी गाड़ी तो चलाई नहीं जा रही, लेकिन लॉन्ग रूट तकरीबन सभी चलाए जा रहे हैं। सर आज कुछ ज्यादा राहत है, अच्छा लगा सर। कोई ना, लगभग 8-9 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं और काफी दिनों से हम कॉलेज भी नहीं गए हैं। तो आज बस सर्विस स्टार्ट होने से हम आज कॉलेज भी जा पा रहे हैं। तो हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि दोबारा यहाँ पे सब कुछ बहाल हो और स्थिति पहले जैसी हो। आज यही बस दिखाई दिए और तो बस दिखाई नहीं दिए हैं। बाकी लोगों को पता चलेगा तो आएंगे और शुरू हो जाएगा सब कुछ पहले जैसा। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। बात अब महंगे टमाटरों की। सरकारी ऐलान के बावजूद टमाटर बीते 1 महीने से 200 से 250 रुपए किलो बाजार में बिक रहे हैं। हालांकि सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सहकारी केंद्रों पर 70 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बावजूद टमाटर के दाम ने आम लोगों की थाली को कैसे महंगा बना दिया है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। जिनके पास टोकन नहीं करा सरकारी टमाटर खरीदने के लिए मंगलवार को कृषि भवन के अंदर लंबी कतार, घंटों का इंतजार, धक्का मुक्की और बहसबाजी।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि कितना यहाँ पे आपाधापी और थोड़ा सा हीटेड आर्गुमेंट भी हो रहा है, गर्मा गर्म बहस भी हो रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लाइन तोड़कर टमाटर लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसके वजह से आप देखिए तुरंत सिक्योरिटी गार्ड ने इनको हटाया यहाँ से। 12 बजे से टमाटर खरीदने के इंतजार में खड़े लोगों को 1 घंटा हो चुका था, लेकिन टमाटर का अब भी कहीं अता पता नहीं। फिर पता चला कि ये कतार टमाटर खरीदने से पहले टोकन लेने की है। 2.25 घंटे अभी पीछे मैं परसों लगा था यहाँ पे, 2.25 घंटे लगने के बाद भी मेरे को पर्ची नहीं मिली थी, उससे पहले ही खत्म हो गई थी पर्ची। अच्छा, 2.25 घंटे लगने के बाद मैं यहाँ से बिना पर्ची के चला गया। आज कितने घंटे से लगे हुए हैं? आज मैं यहाँ पे 1 बजे से पहले लग गया था, 12 बजे लग गया था, 12 बजे लग गए थे। अच्छा। और अभी तक पर्ची नहीं मिली और समथिंग टाइम हो रहा भाई, अभी 1 बज गया, 1 घंटा पूरा हो गया मेरे को लगे हुए। लेकिन टोकन लेने के लिए इस कतार में सबसे पीछे खड़े लोग खासे मायूस और असमंजस में हैं। असमंजस की स्थिति में हैं जो इस कतार में सबसे पीछे लगे हुए हैं। तो भैया, नंबर आएगा टमाटर लेने का कि नहीं आएगा? लग तो रहा है नंबर आएगा, लेकिन टोकन लेने वाले लोग कह रहे हैं कि आखिरी टोकन। हाँ। ये सुन के बार बार ऐसा लग रहा है कि मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और मेन चीज़ है कि लाइन में लोग अपने साथ साथ 4 बंदों को और लगने दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो टमाटर ने लाइन लगाने का भी अर्थशास्त्र गड़बड़ कर दिया है। बिल्कुल, स्थिति बड़ी विकराल हो चुकी है। तो टमाटर लेने की ये अभी फिलहाल अधूरी कहानी है। अभी केवल टमाटर लेने के लिए जो टोकन है उसको प्राप्त करने के लिए इतनी लंबी कतार लगी हुई है। अभी 4 बजे हम फिर दोबारा उपस्थित होंगे कि टमाटर कैसे मिल रहा है, उसके लिए कितनी लंबी लाइन है, ये 4 बजे आपको दिखाएंगे। घंटों की मशक्कत के बाद कृषि मंत्रालय के कर्मचारियों को आखिरकार 70 रुपए में 1 किलो टमाटर मिल ही गए, लेकिन देश के ज्यादातर इलाकों के लोगों को अब भी टमाटर 200 से 250 रुपए किलो में ही खरीदना पड़ रहा है। बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है कि 70 रुपए केजी मिल रहा है। मार्केट में 200 रुपए किलो टमाटर परसों हम खरीदे हैं। मार्केट में तो अभी आधे से भी कम रेट में, मार्केट में 200 रुपए, अभी 220 ऐसा मिल रहा है, और यहाँ 70 रुपए ही केजी मिला है। लेकिन टमाटर ने लोगों के खाने का अर्थशास्त्र भी बिगाड़ा है। इसका पता क्रिसिल के आंकड़ों को देखकर चलता है। शाकाहारी थाली के दाम 28% तक बढ़े हैं। इसमें 22% योगदान महंगे टमाटर का है। जून में टमाटर 30 से 35 रुपए किलो था, वहीं अब ये 200 से 250 रुपए किलो मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि ज्यादा गर्मी और बारिश की वजह से कर्नाटक और महाराष्ट्र में टमाटर की कम पैदावार की वजह से दामों में इजाफा हुआ है, लेकिन टमाटर की नई फसल आने तक राहत मुश्किल लग रहा है। नई दिल्ली से पवन कुमार तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में बात अब मुंबई की। मुंबई के एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद टोल कलेक्शन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने अब मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के टोल को खत्म करने की मांग करते हुए बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार बनने पर इस टोल को खत्म किया जाएगा। आदित्य ठाकरे के इस ऐलान के बाद बीजेपी सहित दूसरी पार्टियां आक्रामक हैं। शिवसेना के उद्धव गुट की ओर से जारी प्रोमो के जरिए टोल फीस खत्म करने की मांग। उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाए हैं कि जब मुंबई की सड़कों की देखरेख का काम बीएमसी कर रही है तो एमएसआरडीसी टोल कैसे जमा कर रही है। क्योंकि बीएमसी की ओर से स्ट्रीट टैक्स इकट्ठा किया जाता है तो मुंबईकरों से अब ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर टोल नहीं वसूला जाना चाहिए। तो हम सारे मुंबईकर काफी सारा टैक्स भरते हैं, शायद देश में नंबर 1 पे मुंबई हो। अगर ये बात सही हो तो फिर आज भी अगर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की हो तो फिर हम टोल क्यों भर रहे हैं? जो एडवर्टाइजमेंट की होर्डिंग्स है उसका सारा रेवेन्यू क्यों राज्य सरकार को जा रहा है? टोल खत्म करने की मांग के साथ ही आदित्य ठाकरे ने बीएमसी चुनावों से पहले सत्ता में आने पर मुंबई के एंट्री पॉइंट्स के टोल खत्म करने का ऐलान किया। इसके बाद बीजेपी नेता हमलावर हैं। साफ बात कहता हूं कि अगर हिम्मत हो तो ये सरकार में और कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों के खिलाफ जाने की हिम्मत हो तो टोल बंद करें, नहीं तो हमारी जब सरकार बनने ही वाली है, अगली सरकार हमारी है, तब हम
ये कार्रवाई करें। एवढे वर्ष महापालिकेत सत्तेत होता, आप इतने साल से बीएमसी की सत्ता में रहे हैं, आपके पिता 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, तब आप लोगों ने टोल बंद नहीं किया। महाराष्ट्र और मुंबई की चिंता करने के लिए मौजूदा सरकार सक्षम है। देवेंद्रजी आणि अजितदादांच्या नेतृत्वातलं सरकार सक्षम आहे। अब तक महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर टोल खत्म करने के मुद्दे को लगातार उठाने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता भी आदित्य ठाकरे के इस ऐलान पर आक्रामक नजर आए और उन्होंने ट्वीट कर बताया कि राज ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 65 टोल नाकों को बंद किया गया और सत्ता में रहकर कोई कदम नहीं उठाने के कारण इस मुद्दे पर बात करने का आदित्य ठाकरे को कोई अधिकार नहीं है। आगामी बीएमसी चुनावों से पहले नेताओं की ओर से आने वाले दिनों में ऐसे कई मुद्दे उठाए जाएंगे। पिछले 25 सालों से शिवसेना सत्ता में है, लेकिन अब पार्टी के भीतर ही दो गुट है। इसे लेकर जहां एक मामला अदालत में चल रहा है, तो वहीं लोगों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आदित्य ठाकरे की ओर से अब इस टोल को हटाए जाने का मुद्दा उठाया जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।